हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपने यूनिट सेकंड में चल रहे हैं, जहां पे हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जो कि हम क्या होते हैं, बहुत सारे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन को यहीं से कवर किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ये वो क्वेश्चन है जो मेरिट बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो डीपली स्टडी करते हैं। तो ये टॉपिक आपको जनरली कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत ही ढूंढने सर्च करने पे मिलेगा, क्योंकि अपने सिलेबस से ही है। पूरा डिटेल तो बहुत सारा है, बट अपन उतना ही करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस हम लोग को जो टॉपिक हम लोग जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा पर्सनालिटीज थ्योरी है। कि हम लोग ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी ट्रेट इन्वेंटरीज क्या है। तो इससे पहले हम लोगों ने आलपोर्ट की थ्योरी पढ़ ली है कि आलपोर्ट ने क्या क्या फ्रैड बैन के बारे में पढ़ा है। तो आलपोर्ट के बारे में जैसा पिछला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे हैं जो आलपोर्ट उन्होंने ट्रेड थ्योरी दी थी 1922 में। और गॉर्डन आलपोर्ट ने क्या किया था, अपने जो शोध थे उनके जो शोध उन्होंने किया था, कौन सा किया था, मैंने कल बताया था आपको, एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। यानी कि उन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, जो ट्रेट्स होते हैं यानी जो सील गुड होते हैं, जो जीन होते हैं, उनका क्या किया था, अध्ययन किया था, स्टडी की थी। और ये जो ट्रेट्स होते हैं, सील गुड होते हैं, उनको क्या किया था, व्यक्ति के जो है बुनियादी इकाई के रूप में निर्धारित किया था। जहां पे इन्होंने इसको दो भागों में बांटा था, जो थे हमारे सामान्य सील गुण और व्यक्तिगत सील गुण थे, यानी कॉमन ट्रेट और नॉर्मल ट्रेट और पर्सनल ट्रेट थे। अब जो नॉर्मल ट्रेट को इन्होंने बताया था कि जो सामान्य सील गुण होते हैं वो होते हैं जो समाज में या संस्कृति में अधिकतर लोगों में पाया जाता है। और पर्सनल क्या होता है, ये वो प्रवृत्तियां होती हैं जो हर किसी व्यक्ति में नहीं पाई जाती, कुछ में पाई जाती जैसे कि किसी में हम लोगों ने म्यूजिक का टैलेंट है, किसी में कुकिंग का टैलेंट है, किसी में स्पोर्ट्स का टैलेंट है। तो ये सब में नहीं पाई जाती, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन में पाई जाती है। तो अब इन दोनों के बारे में लोगों ने बात किया था कि इन्होंने जो है अपनी जो एक मतलब इन्होंने जो ट्रेड के हिसाब से जो स्टडी की थी उसके अनुसार इन्होंने, और जो विशेषज्ञ थे उनके अनुसार मिलजुल कर इन्होंने क्या किया था, मेन जो इंपॉर्टेंट प्रमुख गुण इन्होंने बताया था, जिस मतलब परिभाषित किया था उसको 3 टाइप में बताया था। पहला तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, यानी कि आवृत्ति कह सकते हैं। दूसरा इन्होंने इंटेंसिटी यानी तीव्रता कह सकते हैं। और देन थर्ड हमारा था स्थितियों की पहुंच यानी रेंज के बारे में इन्होंने बताया था। और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर आलपोर्ट ने 3 प्रकार के विशेषज्ञ यानी सील गुण बताए थे, जो कि मैंने आपको बताया था सीसीएस करके याद करिएगा। यानी कि सीसीएस मींस जो हमारा सेंट्रल ट्रेट और कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स मैंने बताया था कि इसे हम लोग मास्टर ट्रेड भी कहते हैं, और सेंट्रल को बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। सेकेंडरी हमारे जो होते हैं गौण होते हैं, यानी कि इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी होते हैं ये बुनियादी होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना बनावटी होते हैं, जिनके बारे में लोग जान नहीं सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और जो कार्डिनल होते हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे मदर टेरेसा ले सकते हैं या महात्मा गांधी ले सकते हैं, जो लोग प्रभुत्व जमाते समाज में रहते, सामाजिक होते हैं। और जो सेंट्रल था इसमें कहते हैं नॉर्मल इंसान होते हैं, जैसे नॉर्मल में इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं कि मतलब बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, और उसके अंदर ब्यूटी ले सकते हैं, और मतलब ईमानदारी वगैरह, ये सारी चीजें इसमें नॉर्मली आती हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन रिवीजन किया है। और आज जिस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इंपॉर्टेंट हमारा देख सकते हैं, आइजेंक का पर्सनालिटी फैक्टर और कैटल्स की जो 16 PF थ्योरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइजेंक की पर्सनालिटी फैक्टर क्या है, इन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी क्या दी है, पर्सनालिटी अप्रोच क्या दिया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे जो कि आइजेंक थे, आइजेंक ने जो पर्सनालिटी थ्योरी दी है, हेंस आइजेंक ने इन्होंने ट्रेट कम टाइप अप्रोच दिए हैं। मीन्स के साथ ट्रेट और टाइप दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है इसमें। तो आइजेंक ने पर्सनालिटी थ्योरी, इन्होंने क्या किया कि पर्सनालिटी की जो थ्योरी है इन्होंने 3 पेयर में इन्होंने ये देख सकते हैं। आइजेंक ने जो ट्रेट थ्योरी दी वो 1916 से 1998 में दी है। आइजेंक ने फोकस्ड किया है नॉर्मल और जो पैथोलॉजिकल पॉपुलेशन होती है उस पर किया है। और इन्होंने ही फेल्ट दैट मैनी ट्रेट्स ऑफ बायोलॉजिकली, जी हाँ, इनकी जो थ्योरी बेस्ड है वो बायोलॉजिकली है, एंड वे आर शेप्ड ऑफ एवोल्यूशनरी फोकस ऑफ एग्जाम्पल एक्सट्रोवर्शन, न्यूट्रोजियम एंड यूज्ड फैक्टर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई ट्रेड्स। इन्होंने जो दिया है थ्योरी, तो इन्होंने जो थ्योरी दी है वो बायोलॉजिकल बेस्ड है, यानी कि इस पे बायोलॉजिकल में बेस्ड है, 3 टाइप में दिया है इन्होंने। तो जो ये थ्योरी है दोस्तों, इन्होंने 3 पेयर दिए हैं, मेन थ्योरी के 3 पेयर दिए हैं। और ये जो 3 पेयर है वो किस पे बेस्ड है, वो बायोलॉजिकल बेस्ड है, या कह सकते हैं नर्वस सिस्टम से जोड़ा है इन्होंने। तो यहाँ पे जो पहला पेयर है वो आप देख सकते हैं इंट्रोवर्जन
पहला जो हमारा है एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन है, यानी इसका अपोजिट जो है, तो एक्स्ट्रावर्जन होगा कोई पर्सन है या फिर इंट्रोवर्जन होगा। तो ये जो ट्रेट है, ये जो थ्योरी है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट, यानी ये पेयर में चलेगी, बोल सकते हैं पेयर्ड में चलती है थ्योरी जो है। और दूसरा हमारा जो है, जो देख सकते हैं न्यूरोटिज्म है, देन थर्ड हमारा है साइकोटिज्म है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 3 थ्योरी है, इनको आप देख लीजिएगा कि 3 थ्योरी क्या है। तो पहला जो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन है, तो इन दोनों में से क्या होता है, जो थ्योरी है वो जो पर्सन होगा या तो वो इंट्रोवर्जन ही होगा या फिर एक्सट्रोवर्जन होगा। इन बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन का मतलब है, तो इससे आप समझ सकते हैं बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के बारे में बताया। बहिर्मुखी वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है कि वो बहुत चंचल होता है, हंसमुख होता है, सामाजिक होता है। जो अंतर्मुखी होता है वो अपने तक में सीमित होता है, ज्यादा बातें नहीं करता है, ज्यादा सोच गंभीर टाइप का होता है। तो ये हमारे इसमें आते हैं। और न्यूरोटिज्म क्या है दोस्तों, तो न्यूरोटिज्म के बारे में बात करते हैं कि इसमें जो होता है न्यूरोटिज्म में, तो इसका जो अपोजिट स्टेबिलिटी या फिर न्यूरोटिज्म होता है। क्या स्टेबिलिटी या फिर न्यूरोटिज्म होता है, अपोजिट जो इसका होगा स्टेबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म, स्टेबिलिटी और साइकोटिज्म या सोशलाइजेशन। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक्सट्रोवर्जन का अपोजिट क्या है, न्यूट्रिज्म का अपोजिट क्या है, या स्टेबिलिटी का अपोजिट क्या है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने जो न्यूरोटिज्म बताया है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं आप कितने काम रहते हैं, मतलब कितने शांत रहते हैं, कितने स्टेबल हैं, कितने अच्छे से रहते हैं, सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। या फिर इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा जैसे न्यूरोटिज्म, अगर न्यूरोटिज्म ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा एग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, और इन सब की तरफ से क्या होता है, इन सब की तरफ आप बहुत ज्यादा झुकेंगे, डिप्रेशन की तरफ, एग्जाइटी की तरफ बहुत ज्यादा चिंता करेंगे। और जो तीसरा होता है दोस्तों, जो तीसरा हमारा बाद में सबसे आता है, वो होता है हमारा, तो इन्होंने जो तीसरा लास्ट में इन्होंने एक और पेयर ऐड किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आपका कंट्रोल कितना है। दूसरा जो है अपोजिट इसका पेयर होगा साइकोटिज्म। साइकोटिज्म मतलब कह सकते हैं कि साइकोटिज्म होता क्या है, बेसिकली कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जिनको सेल्फ कंट्रोल, जिनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होता है। इसके अलावा उनमें क्या होता है, अपैथी या थोड़ी बहुत जो होता है क्रूएल्टी की भावना होती है, बहुत अजीब सा व्यवहार करते हैं, बहुत सी अजीब चीजें करना पसंद करते हैं। थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम न्यूरोटिज्म के बारे में कि हमारा न्यूरोटिज्म क्या है दोस्तों। तो थोड़ा सा न्यूरोटिज्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। तो अगर पॉइंट को अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो न्यूरोटिज्म है क्या, न्यूरोटिज्म में मीन्स क्या कह सकते हैं, अगर आप न्यूरोटिज्म की तरफ झुके हुए हैं तो आपको चिंता यानी एंग्जाइटी होगी, चिंता होगी, एंगर, गुस्सा आएगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, सेल्फ कॉन्शियस होगा आपको। इन सब चीजों, ये सब चीजें हमारी पाई जाती है कि इसमें जो हमारे न्यूरोटिज्म से ग्रसित होते हैं या उसकी तरफ झुकाव होता है उनको। अब साइकोटिज्म में क्या होता है, इसका जो अपोजिट है, इस साइकोटिज्म के बारे में बात करें तो साइकोटिज्म मतलब जो हमारा 3rd नंबर का साइकोटिज्म है। सेकंड में न्यूरोटिज्म के बारे में आप जाने, न्यूरोटिज्म क्या होता है, एक जान लेंगे तो उल्टा इसका अपोजिट करना आपके लिए आसान होगा। तो न्यूरोटिज्म क्या है, न्यूरोटिज्म के आपके लिए बताया कि इसमें क्या होता है, इंसान बहुत चिंताग्रस्त होता है, गुस्सा आता है और अपना आपा खो देता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, उसका अपने माइंड पे कंसंट्रेशन नहीं रहता है, बहुत अजीब सी चीजें करता है। अब इसका अपोजिट स्टेबिलिटी आ गया। स्टेबिलिटी में समझ सकते हैं आप, खुद पे कंट्रोल रहता है, सेल्फ कंट्रोल होता है और पेशेंस होता है। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि आपका जो कंट्रोल है कितना अच्छा है। तो अब देख सकते हैं आप अपोजिट इसका क्या होगा। आप जैसे नॉर्मली आप ले सकते हैं जो आपको समझ में आए, इसमें क्रूएल्टी की भावना नहीं होती है, बट न्यूरोटिज्म में जिसको होता है उसके अंदर क्रूएल्टी होती है, बहुत अजीब अजीब सी चीजें कर सकता है, जैसे कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो तोड़फोड़ करना, मर्डर करना या कुछ भी चीजें कर सकता है। अब साइकोटिज्म क्या है, जो हमारा 3rd है, साइकोटिज्म में क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसमें कम होगा, जो आपकी मेमोरी है वो कमजोर होगी, दूसरों के लिए आप में अपैथी होगी, बहुत ज्यादा क्या होगा, क्रूएल्टी आप में आ जाएगी, जैसे कि किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना। कुछ और ट्रेड्स हैं जो सबसे बड़े ट्रेड्स होते हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो आपने होप ये समझ लिया होगा जो हमारे आइजन ने दिया है। क्या दिया है इन्होंने, 3 थ्योरी दी है, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म और साइकोटिज्म। एक्सट्रोवर्जन का अपोजिट इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म का स्टेबिलिटी और साइकोटिज्म का सोशलाइजेशन। और इसमें आपने देख लिया इन्होंने कब ये थ्योरी दी है, आप ये भी याद करिएगा, 1916 से में 1998 इन्होंने जो थ्योरी दी है। इनकी जो थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो ये बायोलॉजिकली बेस्ड है। ठीक है, देखने के लिए तो बहुत सारा आपको मिलेगा, बट हमको इतना ही पढ़ना जो हमारे लिए
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और हमें समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका जो है हम एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिज्म और साइकोटिज्म में पर्सन कैसे होते हैं। जैसे एक्स्ट्रावर्जन जो होता है तो एक्स्ट्रावर्टेड जो होते हैं वो हाई सोशेबल होते हैं, और जो लो मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो लोग अनसोशेबल होते हैं, मतलब सामाजिक होते हैं और नहीं सामाजिक नहीं होते हैं। और जो न्यूरोटिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, जो मतलब टेंस होते हैं, एग्जाइटी होती है इनमें, जैसा कि मैंने बताया। और इसका अपोजिट क्या होगा कि वो काम रहते हैं, स्टेबिलिटी मीन्स काम होंगे और इनका पेशेंस होगा, रिलैक्स्ड रहते हैं। और साइकोटिज्म जैसा कि आपने बताया कि इसमें बताया मैंने, हाई जो होता है एग्रेसिव होते हैं, सेल्फिश होते हैं, और ये जो होती है इनकी फीलिंग बहुत ही मतलब क्रुएल्टी वाली होती कह सकते हैं। इसका अपोजिट आप देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारी बिग 5 थ्योरी कौन सी है, जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो कौन सी है। मतलब ये जो ट्रेट्स हैं ये सबसे बड़े ट्रेट्स हैं, बिग 5 ट्रेट्स हैं गाइस। ये क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, जो कि हमारी जो बेहतर पर्सनालिटी होती है ना उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें बिग 5 ट्रेट्स में आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारा जो 5 ट्रेट्स हैं, ओपन होता है, एक्सट्रोवर्टेड होता है, एग्रेसिबल होता है, स्टेबल होता है और कॉन्शियस होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम इसमें ओपननेस क्या बात करता है, तो इसमें जो पहला हमारा है ओपननेस, यानी कि ओपननेस कह सकते हैं कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि ओपन टू एक्सपीरियंस, यानी आप कोई नई चीजों के लिए, एडवेंचर के लिए या एक्सपीरियंस के लिए हमेशा क्या होते हैं, तैयार रहते हैं। आपको अच्छा लगता है, आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है कॉन्साइटियसनेस, या फिर कह सकते हैं अवेयरनेस कितनी है आपके अंदर किसी चीज को जानने के लिए। देन हमारा थर्ड आता है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है दोस्तों, कि इसमें हम कितने सोशेबल हैं कितने नहीं हैं, ये चीजें आती हैं। अब तीसरा हमारा आता है एग्रीबल। एग्रीबल कितने हैं आप किस चीज के लिए, मतलब कितना घुल मिल सकते हैं आप लोगों में, तो ये हमारा थर्ड नंबर में आता है। देन फोर्थ नंबर में हमारा जो आता है वो आप देख सकते हैं न्यूरोटिज्म आता है। तो न्यूरोटिज्म जैसा कि बताया, एग्जाइटी होती, फियर होता है, डिप्रेशन होता है। तो इसकी तरफ क्या होता है, आप कितने प्रभावित होते हैं। तो नहीं तो ये 5 पर्सनालिटी के फैक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। ये जो हमारे 5 पर्सनालिटी के फैक्टर है, ये जनरली एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। हमारे 5 जो पर्सनालिटी के फैक्टर सबसे बेस्ट होते हैं किसी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए, कौन कौन से हैं, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिक दिया हुआ है, तो OCEAN यानी ओशियन करके आप याद कर सकते हैं। O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्साइटियसनेस, E फॉर एक्सट्रोवर्जन, E फॉर या फिर एग्रीबलनेस, N फॉर आपका न्यूरोटिज्म है। तो ये आपके पास ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं, देख सकते हैं आप ओशियन बना के, OCEAN यानी ओपननेस, कॉन्साइटिनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबल एंड न्यूरोटिज्म। ये हमारी बिग 5 थ्योरी है, इनको याद रखिएगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी रेमंड केटल के 16 PF थ्योरी है, यानी 16 PF मीन्स 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, इन्होंने क्या बताए थे ये इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि हमारी जो 16 PF थ्योरी है वो किसने दी थी, तो याद रखिएगा रेमंड केटल ने दिया था। इनका बर्थ देख लीजिए 1905 यानी 20 मार्च 1905 में हुआ था। इनकी जो डेथ है वो हमारी 2 फरवरी 1998 में हुई थी, और ये हमारे अमेरिकन के ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इस रेमंड केटल ने क्या किया था, बहुत सारे फैक्टर लिए थे, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स लेके उसको बहुत ज्यादा क्या किया था, काट छाट किया था। उसके बाद इन्होंने उस फैक्टर्स में से ओनली फॉर 16 PF यानी 16 पर्सनालिटी इन्वेंटरीज जो है, पर्सनालिटीज थ्योरीज है, उसी पे इन्होंने थ्योरी दी थी। अब वो जो 16 पर्सनालिटी थ्योरी थी उसमें इन्होंने क्या निकाला कि ये जो 16 PF जो थ्योरी है, तो इसको इन्होंने दो तरह के ट्रेट के बारे में इन्होंने बताया, 2 तरह से डिस्क्राइब किया। एक तो सरफेस ट्रेट, दूसरा जो था हमारा सोर्स ट्रेट। सरफेस मीन्स कह सकते हैं सतही मीन्स कह सकते हैं जो बाहर दिखते हैं, ठीक है, जो बाहर दिखते हैं सतही होते हैं। दूसरा जो सोर्स ट्रेट है वो हमारा क्या होता है, भीतर से, जो भीतर दिखते हैं। जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सरफेस ट्रेट क्लस्टर of overt response that seem of to go together, and source traits जो होते हैं building blocks of personality more stable than surface trait and can be only discovered by factor analysis। तो सबसे सीधा क्वेश्चन सिंपली यही आता है कि हमारा जो 16 PF थ्योरी है वो किसने दी है, तो ये हमारे रेमंड केटल ने दी है। यही अभी तक तो यही क्वेश्चन आया है दोस्तों, पर आप ध्यान रखिएगा, ये भी याद कर सकते कर लीजिएगा। इन्होंने 2 टाइप दिए हैं, पूछ सकता है कि 2 टाइप कौन से हैं, तो सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट्स है। अब जो आपको 16
16 जो थ्योरीज हैं वो भी देख लेना चाहिए, आपके लिए याद होना चाहिए, हालांकि पूरा नहीं आता, पर देखिए 16 जो थी कौन कौन सी थी आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 16 जो थ्योरीज है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था लास्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन लेके चलते रहेंगे साथ में, तो लास्ट में आपके लिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के आंसर आप पहले खुद देने की कोशिश करिए और देखिए आप कितना सही कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं तो आंसर बताऊंगी ही। और दोस्तों प्लीज अगर मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जैसा कि आपको पता है मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका पूरा जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जितनी भी चीजें हैं उनको कवर कराने की कोशिश करूंगी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चल क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो 10 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के वो है क्या। बहुत से बच्चों को साइकोलॉजी बहुत टफ लगती है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो इसमें बहुत सारी थ्योरी है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट, हमारी प्ले थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बुक चाहिए, बुक के बारे में पूछना है किस बुक से पढ़ना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सजेस्ट कर दूंगी, आप देख सकते हैं जाके। और अभी तक के आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज यार प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन सेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मानने वाले विचारक है। मतलब कौन सा विचारक है जो मानता है कि हमारा जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है वॉटसन, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स और वुंड, ऑप्शन सी है हॉर्न और ऑप्शन डी है बटलर। तो आपके पास समय है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। अगर गेस कर लिया है तो मैं बताती हूँ इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स और वुंड है। क्या है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले ये हमारे विचारक हैं। कौन, विलियम जेम्स और वुंड हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह मत किसका है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डेफिनेशंस दी होती है, आपको बताना होता है। तो प्लीज मैंने बताया था डेफिनेशन को याद करने का ट्रिक कैसे याद करना है, तो आप याद कर सकते हैं। तो कीवर्ड लेके याद करना है आपको। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, बी है मन, सी है स्टीफन, डी है स्किनर। तो क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह मत किस विचारक का है। क्रो एंड क्रो का है, मन का है, स्टीफन का है, स्किनर का है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो वो आपने गेस कर लिया होगा, तो इसका आंसर है हमारा बी। आंसर बी है, मन ने बताया। किसने बताया, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। तो कैसे याद करोगे यार, मन से ही तो हम फीलिंग लेते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो मन ने फील के बारे में बताया, अनुभव के बारे में बताया, ऐसे याद कर लेना। अनुभव कैसे करते हैं हम लोग, मन से करते हैं, तो मन ने अनुभव के बारे में बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारा है गाइस, पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेख तैयार करना कौन सी विधि है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और एलटी के एग्जाम में भी मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो जो पूर्व अनुभव होता है हमारा और जो व्यवहार का लेख होता है वो तैयार करने की कौन सी विधि होती है। ऑप्शंस आपके सामने, गाथा वर्णन होता है, ऑप्शन नंबर बी है जीवन इतिहास होता है, ऑप्शन नंबर सी है आत्मनिरीक्षण होता है, ऑप्शन नंबर डी है उपचारात्मक होता है। तो होप गेस करिए आप लोग। गैस कैसा करना है, जो आपको रॉन्ग लगता है उसको सबसे पहले कट कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। जिसमें डाउट हो उसमें से रखिए। आपको 2 में डाउट है तो उसमें सोचिए कि इसमें से कौन सा हो सकता है। अब इसमें उपचारात्मक तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि उपचारात्मक होगा। तो होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा कि हमारा इसका आंसर क्या है। यानी क्वेश्चन क्या है, पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेख तैयार करना कौन सी विधि है। तो आप बताइए, आप सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या कौन सा मेथड हो सकता है। उपचारात्मक तो हो ही नहीं सकता। आत्मनिरीक्षण, निरीक्षण तो कर नहीं रहे हम लोग। अब जीवन इतिहास या गाथा वर्ण, इन 2 ऑप्शन में से ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आपको गेस करना है। तो आपने होप सही गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो हमारा होगा गाथा वर्णन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, गाथा वर्णन इसका आंसर होगा। तो ये इज राइट है थर्ड का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोविज्ञान व्यवहार
का निश्चित विज्ञान है, यह मत किसका है? ये जी हाँ, ये क्वेश्चन जनरली आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह मत किसका है, किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी है वाटसन। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपका? जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन आपको जनरली बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह मत किसका है, किसने दिया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी है वाटसन। तो इसका आंसर क्या है? होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। अगर गेस कर लिया है तो इसका आंसर बताइए क्या है। तो होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाटसन ने कहा है। किसने कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह मत हमारे वाटसन ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5th है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार विधि को स्वीकार करते हैं, कथन किसका है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डेफिनेशन यही थी और ये याद रखना सीक्वेंस है कि जो हमारा साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, सबसे पहले उसने अपनी आत्मा खो दी थी, फिर मन और मस्तिष्क दोनों को छोड़ त्याग कर दिया था। उसके बाद फिर इसको कुछ लोगों ने चेतना का विज्ञान किया, पर वो भी सही नहीं था। देन अभी जो कहा जाता है ये व्यवहार का विज्ञान जो है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये कथन आपको किसने डेफिनेशन दी, ये कथन किसने बताया है? तो आपको बताना होगा। अगर आपने वीडियो देखा है मेरा तो आप समझ गए होंगे कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो इसके ऑप्शन जो है, ये डेफिनेशन किसने दी? ऑप्शन नंबर ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर बी है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी है डगलस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर जरूर दे दिया होगा, क्योंकि ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पता ही होगा। इसका आंसर हमारा क्या है? वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा भी खोई, बुद्धि भी खोई, चेतना भी खोया, उसके बाद अब ये व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है क्या है? चेतना का अध्ययन है, मस्तिष्क का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। सो सिंपल, क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, मनोविज्ञान आत्मा मन ये सब मत कराना। व्यवहार का अध्ययन है, प्रेजेंट टाइम में व्यवहार का अध्ययन ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, व्यवहार का अध्ययन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 कह रहा है कि हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फ्रायड के बाद मनोविश्लेषण विधि को अपनाने वाले कौन थे? जी हाँ, जो फ्रायड ने मन का विश्लेषण किया था, इस विधि को अपनाने वाले उनके बाद कौन थे? तो एडलर और युंग थे, फ्रोबल थे, हर्बर्ट थे या ड्रेवर थे? आपको बताना है कौन था। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ क्योंकि इसके बारे में लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज राइट है। एडलर और युंग थे जिन्होंने फ्रायड के बाद मन का विश्लेषण इन्होंने किया था। कौन था? एडलर और युंग थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी है वातावरण, ऑप्शन नंबर सी है वंशानुक्रम और वातावरण, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी लगाएंगे, वंशानुक्रम, वातावरण या वंशानुक्रम या वातावरण। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है सी, वंशानुक्रम और वातावरण है, जो कि हमारी व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्यवहार के निरीक्षण करके मस्तिष्क दशा को जानना कौन सी विधि कहलाती है? जी हाँ, थोड़ा समझिए क्वेश्चन कि जो हमारा बिहेव है उसका निरीक्षण, यानी निरीक्षण मीन्स उसका जो निरीक्षण करके, यानी जो हमारा व्यवहार है उसका निरीक्षण करके मानसिक दशा को, हमारी जो मेंटली क्या स्थिति है, मानसिक दशा को जानना क्या कहलाता है? कौन सा मेथड कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सामने निरीक्षण विधि कहलाती है, प्रयोगात्मक विधि कहलाती है, परीक्षण विधि कहलाती है, तुलनात्मक विधि कहलाती है। तो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, फिर आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप सभी ने गेस कर लिया होगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा राइट क्वेश्चन नंबर 9 का, वो होगा निरीक्षण विधि कहलाएगा। प्रयोगात्मक होगा नहीं, क्योंकि हम लोग प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल तो करेंगे नहीं, कंपेयर भी नहीं करेंगे, परीक्षण भी नहीं, तो निरीक्षण कर रहे हैं ना, व्यवहार का निरीक्षण करना निरीक्षण विधि कहलाता है। तो ए इज राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है
शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का अध्ययन किया जा सकता है। जी हाँ, जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, विषय सामग्री है, उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है? विद्यार्थियों द्वारा सीखने की प्रक्रिया द्वारा, सीखने की दशाओं के द्वारा, या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो आपको बताना है, गेस करिए आप क्या है इसका सही आंसर। तो इसका आंसर होप आपने गेस कर लिया होगा। इसका आंसर डी इज राइट है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है, क्या अध्ययन करता है? स्टूडेंट का भी करता है, सीखने की प्रक्रिया पे भी करता है, उसकी दशाओं पे भी करता है। तो ये सारे आंसर जो है राइट है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज का जो टॉपिक है होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी आपने किए होंगे, अच्छा लगा होगा। कोई क्यूरीज है, कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अब देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पर्सनालिटी की जो इन्वेंटरीज हैं, यानी कि जो हमारी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में जनरली आता है, पूछता ही है, तो इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो जो भी आने वाले इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बनता है, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।